हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल कोटा बायोलॉजी में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये क्लास 11 एनसीईआरटी की ये फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है। हम इसको जब फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो सर्कुलेशन में पढ़ते हैं। यहाँ पर ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो ये ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ये पूरी यूनिट बनती है। क्या पढ़ना है हमें इसमें, बेसिक से डिस्कस कर लेंगे। मैं इसके कुछ पार्ट्स डालूंगा, आपके एक 3 या 4 वीडियोस में पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे क्वेश्चन बनता है और नीट में तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो आगे भी आने के चांसेस पूरे हैं। सुनो, इसका कॉन्सेप्ट पहले हम यहाँ डिटेल मैप करते हैं। ब्रेन मैप क्या हो रहा है, एक देखो, सपोज करो कि आपकी जो बॉडी है, सारी बॉडी की हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर फॉर्म हुई है? सेल्स से। हमारे सारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब कोई कोशिका यार ऊपर ब्रेन में है, कोई कोशिका मेरे पैरों में है। आई थिंक लाइट चली गई है, तो मुझे लग रहा है फिर भी दिख रहा होगा आपको बोर्ड। ठीक है, आ जाएगी तो थोड़ा फोकस बढ़ जाएगा, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, अपन क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हाँ, पूरी हमारे शरीर की एक एक पोर्शन पर, एक एक सेल तक हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। ठीक बात है। अगर हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, चीजों का ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी में एक मैकेनिज्म होना चाहिए। सपोज करो ऐसे कि यार हमारी कंट्री है, अब हमारी कंट्री में कोई प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, जैसे मान लो चावल है, चावल का प्रोडक्शन पंजाब में हो रहा है। अब पंजाब से हमें साउथ इंडिया में चावल पहुंचाने हैं, तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगेगा। सेम ऐसे ही जैसे बाजरा है, बाजरा राजस्थान में पैदा हो रहा है, इस बाजरे को हमें पहुंचाना है यूपी, तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगेगा। आम यूपी में पैदा हो रहे हैं, हमें इसको पूरी कंट्री में पहुंचाना है, तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगेगा। ऐसे ही जो भी हम खाना खा रहे हैं, ये सारा न्यूट्रिशन हमारे स्टमक में गया और स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो गया हमारे इंटेस्टाइन में। अब डाइजेस्ट तो हो गया, लेकिन इस न्यूट्रिशन को हमें पूरे के पूरे शरीर की एक एक सेल को पहुंचाना है, तभी तो सेल जिंदा रहेगी। तो हमें क्या लगेगा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऐसे ही हमने सांस ली है, ऑक्सीजन को हमें हमारी एक एक सेल को पहुंचाना है, तभी तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। यानी हमें ऑक्सीजन को एक एक सेल तक पहुंचाना है। और रेस्पिरेशन का जो बाई प्रोडक्ट है, जिसको हम बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको हमारे शरीर से वापस बाहर निकालना है। अभी इससे पहले वाला सिस्टम हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 वीडियोस में पूरा कवर किया है, आप चाहो तो वो पढ़ लो वहां से। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें चाहिए ट्रांसपोर्ट। तो यार कोई ऐसा सिस्टम वर्क करे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट का काम संभाल ले, है ना, यानी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाए। इसके लिए हमारी बॉडी ने एक बेहतरीन सिस्टम तैयार किया हुआ है, जिसको हम बोल रहे हैं पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में मुख्य आधार क्या है? हमारा जो ऑर्गन है वो है हार्ट। हार्ट कंटिन्यू पंप करेगा। अब पंप किसको करेगा? जिसके थ्रू हमें ट्रांसपोर्ट करना है, वो है ब्लड। यानी हम ब्लड पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा वो पढ़ेंगे। साथ में हम लिम्फ पढ़ेंगे, ये एक और तरीके का फ्लूइड है जिससे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम ब्लड पढ़ेंगे, हम लिम्फ पढ़ेंगे, देन इनका सर्कुलेशन कैसे पूरी बॉडी में हो रहा है, इस पूरी यूनिट में हम ये बातें करेंगे। ठीक बात है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड से। नंबर 1 जो हम बॉडी फ्लूइड पढ़ रहे हैं, नंबर 1 बॉडी फ्लूइड है हमारे पास ब्लड। ऐसा क्या है ब्लड में कि ये सारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम संभाल रहा है। अभी आपको ये सारी बातें यहां से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बेसिक सा इंट्रोडक्शन ब्लड का। ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये तरल संयोजी उत्तक है। अगर हम इसको बोल रहे हैं टिश्यू उत्तक, इसका मतलब ये सेल से मिलकर बना है, इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना है। ठीक है, तभी तो हम टिश्यू बोल रहे हैं इसको। फ्लूइड यानी ये दूसरी सेल्स की तरह नहीं है, ये लिक्विड है। ये बात तो कंफर्म है कि ये फ्लूइड है तो ये लिक्विड है। तीसरी बात, ये कनेक्टिव है, मतलब ये चीजों को आपस में जोड़ रहा है। तो हमारे सारे शरीर की एक एक सेल को कौन जोड़े हुए है? ब्लड जोड़े हुए।
ये काम कैसे हो रहा है हम यही तो पढ़ेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड, अब शायद फोकस बढ़ जाए ना, लाइट आ गई है। जो जिन स्टूडेंट ने यहाँ तक का पेशेंस दिखाया, सब्र दिखाया, उनको अब क्लियरिटी और अच्छी दिखेगी। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड। अब ब्लड में देखो यार, ब्लड किससे मिलकर बन रहा है? ब्लड में दो कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन कंपोनेंट है प्लाज्मा, नंबर टू कंपोनेंट है सेल्स। इन दोनों, जो हम ब्लड देख रहे हैं बाहर ब्लड निकला हुआ, ये इन दोनों का मिक्सचर है, यानी इसमें प्लाज्मा भी है, इसमें सेल्स भी है। अब हम नंबर वन प्लाज्मा पे बात करते हैं कि सर प्लाज्मा क्या है। तो देखो, एक ब्लड में से आप सेल्स निकाल लो तो जो बचा हुआ चीज है वो प्लाज्मा है। अब इस प्लाज्मा में, प्लाज्मा का 92% जो भाग है ये तो वाटर ही है, ये तो वाटर ही है, H2O ही है। इस प्लाज्मा में 90 से 92% तो केवल जल है। तो शेष क्या है? बचा हुआ पोर्शन क्या है? वो है प्रोटीन्स और वो है आयंस, वो है लिपिड। ये जो पोर्शन बचा हुआ है ये सब मिलकर प्लाज्मा बनता है। तो हमने कहा सर प्रोटीन कौन कौन से हैं, तो आपको तीन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नंबर वन फाइब्रिनोजन, नंबर वन प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। नंबर टू प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। नंबर थ्री प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। यानी सर ब्लड में ये तीनों टाइप के प्रोटीन मिलता है एग्जैक्टली। तो ब्लड के किस पोर्शन में? प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन है? फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। क्या काम करते हैं? देखो, फाइब्रिनोजन प्रोटीन का जो वर्क है, काम है, ये ब्लड को क्लॉट करने में, रक्त का थक्का जमाने में काम आएगा। यानी अगर मान लो मेरे यहाँ चोट लग जाए, कट लग जाए और यहाँ से ब्लड निकल जाए, तो जो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली ब्लड बहना बंद हो जाएगा, यानी यहाँ पर ब्लड क्लॉट हो गया, है ना। ये एक प्रोसेस है जो अपन आगे पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स का भी इसमें काम आता है। लेकिन जो प्रोटीन इस ब्लड को क्लॉट करने में, रक्त का थक्का बनाने में काम आए, वो प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। नंबर वन पॉइंट। एल्ब्यूमिन प्रोटीन, देखो हमारे ब्लड का एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, एक ऑस्मोटिक प्रेशर है। अगर ये प्रेशर ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो इसमें से चीजें निकलने लग जाएंगी या अंदर आने लग जाएंगी, और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं कराना। तो हमें ब्लड का एक ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब बनाए रखना है, और वो दाब बनाए रखता है ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन। नंबर थर्ड पॉइंट, फिर सर ये ग्लोब्यूलिन क्या करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन, आपने नाम सुना होगा एंटीबॉडीज, है ना। ए टाइप की एंटीबॉडी, एम टाइप की एंटीबॉडी, जी टाइप की एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी कहाँ काम आती है? ये प्रोटीन के पार्ट है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में काम आते हैं। मतलब हमारे शरीर को बाह्य पैथोजन से, फॉरेन पैथोजन से सुरक्षा प्रदान करने में के लिए कुछ प्रोटीन्स काम आते हैं। ये प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं? एंटीबॉडी। तो ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है यही उन एंटीबॉडीज को बनवा रहे हैं। वाह सर, मतलब अगर हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं तो इसमें वाटर है और प्रोटीन्स हैं। कौन से प्रोटीन है? फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, तीन याद रखने हैं आपको। देखो अगर हम बात करें आयंस की, तो इस प्लाज्मा में कौन कौन से आयंस होते हैं? तो इसमें मैग्नीशियम आयन होता है, इसमें कैल्शियम आयन होता है, अब Mg प्लस, कैल्शियम प्लस प्लस, ठीक है। मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है SCO3 माइनस, क्लोराइड आयन होता है। ये सारे आयंस होते हैं इसमें, ठीक है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ये सारे आयंस होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसमें लिपिड्स होते हैं, है ना। ये सारा जो पोर्शन मिलकर, ये मिलकर बनाता है अपना प्लाज्मा। दोबारा मैं बता रहा हूं, प्लाज्मा का 90% पोर्शन तो वाटर ही है। फिर बचा हुआ पोर्शन क्या है सर? उसमें प्रोटीन्स भी, आयंस भी हैं, लिपिड्स भी हैं। तो प्रोटीन कौन कौन से सर? फाइब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है। जो चीजें आपको याद रखनी है, जो एनसीईआरटी ने स्पेशली मेंशन की हुई है, हम उसी पर डिस्कस कर रहे हैं बस, ठीक है। फिर आयंस कौन से? मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है, ये सारे आयंस है। सोडियम, सॉरी, इसमें सोडियम भी आएगा, सोडियम कैसे भूल सकते हैं हम, ठीक है।
देन लिपिड्स हैं। ये सारा जो पोर्शन है ये मिलकर क्या बनाएगा, ये मिलकर बनाएगा प्लाज्मा। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पर जो नीट में कई बार पूछता है, देखो ये जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, जो ये फाइब्रिनोजेंस प्रोटीन्स काम में आ रहे हैं, अगर आप प्लाज्मा में से ये क्लोटिंग प्रोटीन्स फैक्टर्स हटा दो, प्लाज्मा है इसमें से हमने ये सारे क्लोटिंग फैक्टर्स हटा दिए, तो जो बचा हुआ पोर्शन बच गया इस प्लाज्मा का, उसको बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम। यानी सीरम क्या है सर? सीरम प्लाज्मा का वो पार्ट है जिसमें से ये जो ब्लड क्लोट करने वाले प्रोटीन से फैक्टर से ये निकल गए हैं। इनके अलावा जो बचा हुआ प्लाज्मा है वो क्या कहलाता है? सीरम। ठीक है, ये आपके लिए नीट के लिए एक पॉइंट तैयार हो गया। ये आयंस आपको याद करना है, ये नीट के लिए तैयार हो गया। ये तीनों प्रोटीन्स और इनके काम। तो ये तो अपना पोर्शन हुआ प्लाज्मा वाला। ठीक है, अच्छा एक ब्लड में कितने परसेंट प्लाज्मा होता है? तो 55%, 55%। अगर हम पूरे ब्लड को देखें तो ब्लड में 55% तो प्लाज्मा ही है। तो फिर सेल्स कितने परसेंट है सर? ये है 45%। 45% के अराउंड सेल्स है, 55% के अराउंड क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है, सेल्स पर अगला टॉपिक अपन लेते हैं, सेल्स। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो पर अच्छे से याद करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो साथ के साथ नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनेंगे मैं ये पोर्शन बता रहा हूं, आप यहाँ पर टच करो, ये पॉज हो जाएगा और साथ के साथ नोट्स बनाओ, है ना। मैं आपको अलग से टाइम दूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं। अपने पास जब पॉज करने की टेक्निक है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सेल्स को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर हम नाम यहीं पर लिख लेते हैं इस चार्ट में। तो जो सेल्स हैं हमारे ब्लड में, तीन टाइप की सेल्स हैं। नंबर 1 एरिथ्रोसाइट्स, नंबर 1 एरिथ्रोसाइट्स, प्यार से हम इसको बोल देते हैं आरबीसी। ओरिजिनल नाम तो एरिथ्रोसाइट ही है ना। जैसे आपका जो एक ओरिजिनल नाम है, सपोज करो आपका नाम है महेश, लेकिन आपका रंग सांवला है तो प्यार से आपको कह दिया गया कालू, है ना। तो ओरिजिनल नाम तो एरिथ्रोसाइट है, लेकिन क्योंकि इनका कलर बहुत ज्यादा रेड है तो हमने इसका नाम रख दिया रेड ब्लड सेल। ऐसे ही ल्यूकोसाइट्स, नंबर दूसरी सेल्स का टाइप क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स में कोई कलर ही नहीं होता तो हमने इसका नाम रख दिया व्हाइट ब्लड सेल, ये आपके डब्ल्यूबीसी। और तीसरे टाइप की थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ये थ्रोम्बोसाइट को हम प्यार से बोल रहे हैं प्लेटलेट्स। यानी ब्लड में तीन टाइप की सेल्स हैं। सेल बहुत सारी मिलेंगी पर मेन कैटेगरी तीन ही है इनकी। नंबर 1 एरिथ्रोसाइट जिन्हें हम आरबीसी कह रहे हैं, नंबर 2 ल्यूकोसाइट जिन्हें डब्ल्यूबीसी कह रहे हैं, और नंबर 3 थ्रोम्बोसाइट जिन्हें प्लेटलेट्स कह रहे हैं। अगर हम क्वांटिटी बोले तो सबसे ज्यादा आरबीसी मिलेंगी, फिर डब्ल्यूबीसी मिलेंगी नंबर 2 पर, इनका नंबर 1 है। इनका क्वांटिटी में भी इनका नंबर 1 है, इनका 2 है और इनका थर्ड। सबसे कम सेल्स कौन सी होंगी? प्लेटलेट। सबसे ज्यादा कौन सी होंगी? आरबीसी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर हम ब्लड को देखें तो ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये 55% पोर्शन इसका प्लाज्मा बनाता है, बाकी 45% सेल्स बनाते हैं। प्लाज्मा को अगर हम देखें तो प्लाज्मा में 90% तो वाटर ही है, बाकी प्रोटीन से, जो कि है 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट याद रखने, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। बाकी आयन से, आयन से याद रखने। ठीक है, फिर सेल्स कौन कौन सी सर? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट। अब हम सेल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक सेल पढ़ेंगे डिटेल में। आप पोज करके चार्ट बनाओ, मैं 1 मिनट का टाइम ले रहा हूं, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सेल्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड की सेल्स। नंबर 1 हम पढ़ेंगे एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट जिसको हम बोल रहे हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल।
क्योंकि ये कलर में रेड होती है इसलिए इसका नाम पड़ गया रेड ब्लड सेल। सबसे ज्यादा मिलेंगी। अगर हम टोटल सेल्स की बात करें तो 60 से 62% जो सेल्स है वो आरबीसी है। समझ रहे हो? जैसे अगर 100 सेल है पूरे ब्लड में तो उनमें 60-62 सेल तो आरबीसी है। इतने परसेंटेज तो क्या है? केवल आरबीसी। ठीक है। अब और सर इसके बारे में क्या जानकारी, ध्यान से सुनो। आरबीसी की शेप, आरबीसी की शेप ये है बाइकॉनकेव, ये है बाइकॉनकेव। अब बाइकॉनकेव का क्या मतलब है? देखो ये सरफेस है, ये सरफेस को अपन बोलते हैं कॉनकेव और ये सरफेस को बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये है कॉनकेव। अब इधर से भी ऐसी है, अगर मैं ऐसे हथेली करूं, ठीक है, और मैं इसको दोनों साइड से देखूं तो ये इधर से भी आपको क्या दिखेगी? कॉनकेव, और इधर से भी कॉनकेव। मतलब ये दोनों साइड से, ऐसे सपोज करो ये ऐसा है और इधर से भी ये पोर्शन ऐसे ही हो तो इसको हम बोलेंगे बाइकॉनकेव। ठीक है। इसकी खास बात यह है कि इसमें बाइकॉनकेव तो है ही, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और सही भी है यार, अगर हमें कोई ऐसी सेल बनानी है जिसका मेन काम ट्रांसपोर्ट का ही है ना, ये एक चीज को पकड़ेगी, ऑक्सीजन को पकड़ेगी लेके जाएगी, CO2 को पकड़ेगी लेकर आएगी, तो मेन काम ही ट्रांसपोर्ट का है। तो हम ट्रांसपोर्ट के लिए एक तो ऐसी शेप भी बनाए जिसके अंदर ऑक्सीजन CO2 आए, साथ में अगर हम न्यूक्लियस भी रख देंगे तो इतना बड़ा एरिया तो न्यूक्लियस अंदर कवर ही कर लेगा। जैसे हम, आपने ट्रॉली सुनी होगी, ट्रैक्टर ट्रॉली, तो जो ट्रॉली होती है वो ट्रॉली के अंदर अगर हम खाली पोर्शन ज्यादा रख दें तो माल ज्यादा आएगा, सीधी बात है। तो इसीलिए इसमें न्यूक्लियस भी ज्यादा है, एब्सेंट। लेकिन एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, और वो है अपवाद क्या है? लामा, एक प्रकार का कैमल है ये, इसको अपन कैमल भी लिख सकते हैं। इस लामा की आरबीसी में हमें न्यूक्लियस क्या मिला? प्रेजेंट मिला है। तो अब जो अपवाद है वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लामा कैमल की आरबीसी में हमें न्यूक्लियस प्रेजेंट मिलता है। बाकी जितने भी मैमल्स हैं सबकी आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक बात है। देखा जाए इस सेल को, आरबीसी को देखा जाए तो इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल क्या काम कर रहा है? देखो, जो ब्लड आरबीसी का एक्चुअल काम है ना ट्रांसपोर्ट का, इसका वर्क क्या है? आरबीसी का वर्क क्या है? O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट। मतलब ये ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाएगी, सेल को दे देगी, और CO2 को वापस पकड़ के ले आएगी और लंग्स के पास छोड़ देगी, बाहर निकाल देंगे हम इसको। तो मेन ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है? O2 CO2 के ट्रांसपोर्ट का आरबीसी। तो इसके पास इस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन में क्या है? इस जैसे ऐसा ये समझो, ये हीमोग्लोबिन है, इसमें ये जो इस प्रोटीन पार्ट है, ये प्रोटीन पार्ट कहलाता है ग्लोबुलिन प्रोटीन, और इसके पास ऐसा अंदर होता है आयरन, आयरन ही को हम बोलते हैं हीम, यानी हीम आयरन, और पीछे ग्लोबुलिन प्रोटीन। यानी हीमोग्लोबुलिन में ग्लोब्यूलिन तो क्या है? प्रोटीन है, और आयरन का इसमें एक मॉलिक्यूल है। इन दोनों को मिलाकर ही हम बोलते हैं, आयरन को हीम बोला जाता है, तो हीम और ग्लोबुलिन प्रोटीन को मिलाकर ही हम बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन, सॉरी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन जो है इसकी हम क्वांटिटी को मेजर करें तो 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में एक हेल्दी मैन वुमेन में ये 12 से 16 ग्राम होता है। कितना होता है? हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूं मैं। एक बहुत ही हेल्दी पर्सन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये 12 से 16 ग्राम पाया जाएगा उसको। ठीक है, फीमेल में थोड़ा सा कम रहती है इसकी मात्रा, मेल में थोड़ी सी ज्यादा रहती है। मतलब अगर मैं 11-12 बोलूं तो ये फीमेल में रहेगा नॉर्मल, और 13-14 बोलूं तो ये मेल में रहेगा। ये 16 तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत। ये नॉर्मल वैल्यू है हीमोग्लोबिन की। किसमें हीमोग्लोबिन? आरबीसी में पाया जा रहा है।
ठीक है, क्या काम है इसका, इसी की मदद से क्या होता है, हम O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही इस आयरन की वजह से ही जो ब्लड का कलर है ये रेड होता है। इस आयरन की वजह से ही ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ब्लड का कलर जो रेड है ये किसकी वजह से, इस आयरन की वजह से, है ना, हीमोग्लोबिन में उपस्थित आयरन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। ठीक बात है। अब मैं टोटल आरबीसी की बात करूं कि आरबीसी कितनी होती है ब्लड में, तो देखो नॉर्मल 1 मिलीमीटर क्यूब एरिया में 50 से 55 लाख, मतलब 5 to 5.5 मिलियन, 50 से 55 लाख आरबीसी होती। यानी अगर 1 मिलीमीटर एरिया देखा जाए, मीटर क्यूब का किया है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों देखेंगे अपन, इसमें 50 से 55 लाख आरबीसी होती हैं। इतना ज्यादा नंबर है इसका। ठीक बात है। काम क्या है इसका, O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट। तो ये आरबीसी से रिलेटेड सारी बातें हमने यहाँ कवर कर ली है, रिवीजन करा रहा हूं। इनका मेन नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। हाँ, इसका डेवलपमेंट का होता है रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो, हमारी जो हड्डियां होती है, बड़ी जो हड्डियां ये पैरों वाली, ये जो बड़ी हड्डियां हैं, इनके अंदर उपस्थित होता है बोन मैरो। इस बोन मैरो में ये सेल्स बनती हैं। कहां बनती है, बोन मैरो में। अब एक बार बनी और ये सेल मैच्योरेशन के लिए चली गई, आगे बढ़िया मैच्योर हो गई। एक बार जो सेल बनी है ये 120 दिन जिंदा रहेगी। लगभग 120 दिन इनका जीवन काल होता है। जैसे 120 दिन गुजर जाएंगे, ये सेल्स की डेथ हो जाएगी, और ये जो डेथ मरी हुई सेल्स हैं ये चली जाएंगी स्प्लीन में। कहां चली जाएंगी, स्प्लीन में। हमारे पास एक ऑर्गन है स्प्लीन, प्लीहा जिसको बोलते हैं। ये मरी हुई सेल्स कहां चली जाएंगी, स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को एक नाम दिया जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो स्प्लीन को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्यों, क्योंकि जो मरी हुई आरबीसी है वो यहाँ चली जाएंगी 120 दिन बाद। समझ में आ रही है बात। और नई जो आरबीसी है वो कहां बन रही है, रेड बोन मैरो में। तो ये हमने सारा कवर कर लिया है, रिवीजन करा रहा हूं। एरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी को। ठीक है, 60 से 62% होती है टोटल ब्लड सेल्स की। कहां बनती है, रेड बोन वेन मैरो में। कहां जाकर दफनाई जाती है, स्प्लीन में। ठीक है। शेप कैसी होती है इसकी, बाइकॉन्केव। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, पर ऊंट में, लामा में की आरबीसी में ये पाया गया, तो ये अपवाद है। ठीक है। काम क्या है इसका, O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट। कैसे कर पा रही है O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट, सर इनके पास एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है जिसको बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, ये प्रोटीन और आयरन से मिलकर बना है। प्रोटीन कौन सा है इसमें, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। तो और आयरन, आयरन मतलब आयरन, तो दोनों मिलकर बनाते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है। इसका कलर रेड होता है, इसी की वजह से ये सारा काम हो पा रहा है। इसीलिए ये सेल्स रेड होती, हमें जो ब्लड का रेड कलर दिखाई देता है इसी की वजह से दिखाई देता है। ठीक है। तो ये अपने आरबीसी कंप्लीट हो गए। ठीक है। अब ये पॉज करके जो भी चीजें यहाँ लिख रही है सारा नोट कर लो। मैं नेक्स्ट चलाने जा रहा हूं, और वो है अपने ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी। सेल नंबर 2 अपनी ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जिनको हम बोल रहे हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, मतलब ऐसी सेल्स जिनका खुद का कोई कलर नहीं होता, इसीलिए हम इनको बोल रहे हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक बात है। हाँ, डब्ल्यूबीसी एक कैटेगरी है पूरी, इसमें अलग अलग टाइप की सेल्स मिलेंगी। जैसे आपने नाम सुना होगा मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, है ना, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये अलग अलग टाइप की सेल्स है। सारी सारी सेल्स ही डब्ल्यूबीसी कहलाती हैं। हमने इनको कैटेगराइज किया है 2 टाइप्स। ऐसी सेल्स जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती हैं, उनको हम बोल रहे हैं ग्रेन्यूलोसाइट। ऐसी सेल्स जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उनको बोल रहे हैं हम ग्रेन्यूलोसाइट। और ऐसी सेल्स जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते,
इनको बोल रहे हैं एग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है। जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं उनको ग्रेन्यूलोसाइट, जिनके अंदर नहीं पाए जा रहे एग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है। अब अगर हम ग्रेन्यूलोसाइट सेल्स देखें जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, तो ये अपने पास है मोनोसाइट, एक सेकेंड, सॉरी, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल और इओसिनोफिल। क्या बोल रहा हूं मैं? ग्रेन्युलोसाइट सेल्स तीन टाइप की हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। एग्रेन्युलोसाइट सेल्स दो टाइप की हैं, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। सारी सेल्स का अपना अलग अलग काम है, हर सेल अपने आप में डिफरेंट है, हर सेल का अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ऐसा नहीं है हम किसी भी एक सेल को कम आंक सकते हैं, नहीं, सबका अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ध्यान से सुनेंगे। ग्रेन्युलोसाइट तीन सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। ग्रेन्युलोसाइट ऐसी सेल्स जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। याद कैसे करें सर इसको? सिंपल बात है, जहां जो ग्रेन्युलोसाइट, ये पीछे देखो साइट आ रहा है, जहां पर ए नहीं आ रहा उनके किसी भी सेल के पीछे साइट नहीं आ रहा है। जस्ट अपनी अपनी ट्रिक से याद करने की मैं ऐसे ही करता हूं। जहां पर आगे ए आ रहा है वहां पर सारी सेल्स के पीछे साइट्स आएगा। तो एक ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, क्योंकि ये कंफ्यूज करेंगे आपको आगे। जहां पर आगे ए नहीं आ रहा है ऐसी सेल्स के पीछे साइट नहीं आएगा, मतलब न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, आप किसी के पीछे साइट नहीं देखो। तो ये याद करने का तरीका आप भी ऐसे याद कर सकते हो, ठीक बात है। अब देखो, हमने न्यूट्रोफिल को न्यूट्रोफिल क्यों बोला? क्योंकि ये सेल है न्यूट्रल सेल, ये सेल है न्यूट्रल सेल। सर न्यूट्रल सेल का मतलब, यानी हमने एक सेल को एक डाई दी है और हम देखना चाह रहे हैं कौन सा कलर शो कर रही है ना। जनरली डाई का काम यही होता है, आप किसी को डाई देते हो तो एक कलर शो करेगी। हमने सारी एक एक करके डाई देके देखी, लेकिन ये ऐसी सेल है जिसने कोई भी कलर शो नहीं किया, कोई भी कलर शो नहीं किया। तो हमने कहा यार ये तो हर कलर के लिए न्यूट्रल है ना। तो हमने इसका नाम यही रख दिया न्यूट्रोफिल, मतलब ये कोई कलर शो करेगी नहीं, चाहे इसको कोई सी भी डाई दे दो। हमने बेसोफिल को हमने बेसोफिल को मिथाइल ब्लू दिया, बेसोफिल को मिथाइल ब्लू दिया, तो ये मिथाइल ब्लू में ब्लू कलर शो करेगी, मिथाइल ब्लू में ब्लू कलर शो करेगी। तो हमने इसका नाम ही रख दिया बेसोफिल। हमने इओसिनोफिल को इओसिन डाई दी, और इओसिन डाई हमने जैसे इसको दी इसने रेड कलर शो किया है। यानी कुछ सेल्स हैं जिनको ये विशेष जो डाई होती है उनके ऊपर अपना कलर दिखाएंगे। तो हमने, अच्छा अगर हम मिथाइल ब्लू इओसिनोफिल को देंगे तो ये ब्लू कलर शो नहीं करेगी, ये इसको लेगी नहीं, अरे मैं नहीं लूंगी। हमने इनसे पूछा यार आप कौन सी डाई लोगी, तो इसने कहा इओसिन। इओसिन से इतना प्यार है क्या आपको? हाँ, तो हमने नाम ही रख दिया इओसिनोफिल, ठीक है। हमने कहा आप कौन सा कलर लोगे, कह रहा मिथाइल ब्लू, तो हमने इसका नाम रखा बेसोफिल, ठीक है। हमने देखा न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल में क्या हो रहा है, ये जो अब हम इसको मिथाइल ब्लू दे दो, इसको इओसिन दे दो, कोई सा नहीं ले रही है। इसने कहा मैं डाई लेती ही नहीं, मैं न्यूट्रल रहती हूँ, तो हमने नाम रखा न्यूट्रोफिल, ठीक बात है। एक एक का हम काम देख रहे हैं, इसी स्लाइड में मैं आपको सारे काम बता दूंगा, ध्यान से सुनना। जो न्यूट्रोफिल सेल्स हैं, जो न्यूट्रोफिल सेल्स हैं, ये फेगोसाइटोसिस शो करेंगी, फेगोसाइटोसिस शो करेंगी। अब फेगोसाइटोसिस क्या होता है? भक्षण। देखो ऐसा एक प्रोसेस है पूरी फेगोसाइटोसिस की, जो अलग से पढ़ाई जाती, पर मैं आपको बता रहा हूं। मान लो ये एक फॉरेन पैथोजन है और ये यहाँ पर न्यूट्रोफिल है, तो ये इसकी तरफ ऐसे झूठे पैर बढ़ाएगी, ऐसे ऐसे बढ़ रही है इसकी तरफ आगे, इसको बोलते हैं अपन सूडोपोडिया। एक सेकेंड रुक जाए यहाँ पे,
आप वीडियो को आगे कर देना, 2 मिनट आगे कर देना। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। ठीक है, न्यूट्रोफिल कोई डाई नहीं लेगी, ये फेगोसाइटोसिस शो करेगी। क्या होता है फेगोसाइटोसिस? देखो, ये एक फॉरेन पैथोजन आया है और ये हमारे पास न्यूट्रोफिल है, तो ये न्यूट्रोफिल ऐसे इसकी तरफ बढ़ेगी ऐसे। अब इसके कोई पैर तो है नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पैर बढ़ा रही है, इसलिए हम कहेंगे सूडोपोडिया, मतलब झूठे पैर, ये सूडोपोडिया बढ़ा रही है। इस फॉरेन पैथोजन को ये पूरा ऐसा अंदर निगल जाएगी और इसका भक्षण कर देगी पूरा निगल के। समझ रहे हो आप? ये मान लो बैक्टीरिया है, तो इसको ऐसे निगल कर और इसको आप पूरा भक्षण कर देगी, इसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, भक्षण। तो न्यूट्रोफिल यहाँ पर फेगोसाइटोसिस शो करती है। ये तो इसकी एक क्वालिटी होगी। एक क्वालिटी हो गई, ये कलरलेस है। थर्ड जो क्वालिटी है इसकी, ये है कि ये सबसे ज्यादा, जितनी टोटल डब्ल्यूबीसी है उनमें सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होती है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है, नंबर सबसे ज्यादा है इनका। तो नंबर में सबसे ज्यादा कौन है? न्यूट्रोफिल। कलर शो नहीं करेंगी, कोई सी भी डाई दे दो, क्या दर्शाएंगी? ये फेगोसाइटोसिस, है ना। यानी ये सारी सेल्स डब्ल्यूबीसी जितनी भी हैं, सारी की सारी प्रतिरक्षा तंत्र में काम आएंगी। सारी की सारी का काम क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब इम्यून सिस्टम। हमारे शरीर को, इनका जो मेन काम है सारे डब्ल्यूबीसी का, हमारे शरीर को दूसरे पैथोजन, रोग कारक हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे फंगस हो, उनसे सुरक्षा प्रदान करने का काम है सारी डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, तो ये हो गई न्यूट्रोफिल। अगला आओ बेसोफिल। सबसे ज्यादा अगर न्यूट्रोफिल है तो सबसे कम बेसोफिल है। ये नंबर में सबसे कम है जितनी भी डब्ल्यूबीसी है टोटल। ठीक है, मिथाइल ब्लू से कलर लेकर ब्लू कलर की हो जाएंगी। क्या काम है इनका? ये आएंगी इन्फेक्शन के स्थान पर, जहां बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा, ये इन्फेक्शन के स्थान पर संक्रमण कराएंगी। और देखो, कहीं हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ तो दो चीजें होंगी। एक तो क्या होगा, वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, है ना। इसको बोलेंगे अपन इन्फ्लामेशन। क्या बोलेंगे? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है कि वहां पर हमारे, जैसे मान लो मेरे यहाँ पर सूजन आ जाए, ये मोटा मोटा हो जाएगा ऐसे, यहाँ पर तरल भर जाएगा, साथ में रेडनेस आ जाएगी, लाल हो जाएगा, सूजन होगी, लाल होगा। ये किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि यहाँ ब्लड सर्कुलेशन तेज कर दिया गया है। इस चीज को बोलते हैं इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन कराने के लिए दो चीजों की जरूरत है, और वो दो चीजें हिपेरिन, हिपेरिन और हिस्टामिन। हिपेरिन और हिस्टामिन ये रक्त का थक्का जमने नहीं देते हैं, ब्लड क्लॉट होने नहीं देते हैं। ये हिपेरिन और हिस्टामिन कौन रिलीज करेगी? बेसोफिल। बात समझ आ रही है? बेसोफिल क्या कराएगी? इन्फ्लामेशन के स्थान पर आएगी और क्या रिलीज करेगी? हिपेरिन और हिस्टामिन। ठीक है, अगला आ जाओ, इयोसिनोफिल। इसकी खास बात भी यही है कि ये इयोसिन लेगी और इयोसिन लेकर ये रेड कलर शो करेगी। ठीक है, ये भी संक्रमण के स्थान पर पहुंचकर और फॉरेन पैथोजन को किल करने का काम करेंगे। ये हो गए अपने पास ग्रेन्युलोसाइट्स। अब आओ इधर अग्रेन्युलोसाइट पर। इंपॉर्टेंट अग्रेन्युलो, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सेल्स दो टाइप की होती हैं, बी लिम्फोसाइट
और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। हमने बी और टी नाम कहां से दिया? बी मतलब है बोन मैरो और टी मतलब है थाइमस। बी मतलब है बोन मेरो और टी मतलब है थाइमस। ये हम क्या नाम दे रहे हैं? जहां इनका मेचुरेशन का स्थान है, मतलब पैदा तो हो गई है, बन तो गई है, अब ये मेच्योर कहां होंगी, बढ़ेंगी कहां, इनमें पावर कहां आएगी, ये मेच्योर कहां होंगे? जिस स्थान पर ये मेच्योर होंगी, जैसे ये वाली लिम्फोसाइट बोन मैरो में मेच्योर हो जाएगी, तो हमने इसको बोल दिया बी लिम्फोसाइट। ये वाली जो लिम्फोसाइट है ये थाइमस में मैच्योर होगी। थाइमस हमारे यहाँ पर एक ग्लैंड है, थाइमस में जाके मैच्योर होती है, तो हमने इसको बोल दिया टी लिम्फोसाइट। ठीक बात है। इन दोनों ही लिम्फोसाइट का रोल, ये जो दोनों ही लिम्फोसाइट है, ये दोनों ही लिम्फोसाइट एंटीबॉडी निर्माण में काम आएंगी। क्या बनवाएंगी? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आगे प्रतिरक्षा तंत्र जब हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो वहां आपको बताया जाएगा कि कैसे दो तरीके की एंटीबॉडी, मतलब दो तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, सेल मीडिएटेड, और एक तो सेलुलर होता है और एक होता है कौन सा वाला होता है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है ना। तो सेल मीडिएटेड जो इम्यून सिस्टम है, वहां पर ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट काम करेंगे। ठीक है, तो मेन उसका जो मॉलिक्यूल है, जो अणु है, वो है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी बनवाने के लिए ये बी और टी लिम्फोसाइट काम आएंगे। ठीक बात है। मोनोसाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। काम क्या करती है? फेगोसाइटोसिस तो करेंगी, मतलब भक्षण तो करेंगी, पर शरीर की मुख्य सफाई कर्मी मोनोसाइट। अगर कोई कोशिका फॉरेन पैथोजन को खाने में सबसे आगे है, सबसे खतरनाक है, मतलब मुख्य सफाई कर्मी, मेन स्कैवेंजर कोई है, तो वो है मोनोसाइट। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की मुख्य सफाई कर्मी, विच इज द मेन स्कैवेंजर सेल ऑफ द डब्ल्यूबीसी, तो हम क्या बोलेंगे? मोनोसाइट। ठीक है, शरीर की मुख्य सफाई कर्मी कौन सी कोशिका है? मोनोसाइट। क्या काम करती है? फेगोसाइटोसिस करेगी, पैथोजन को किल कर देगी, मार देगी। ठीक बात है। हाँ, ग्रेन्युलोसाइट सेल में दो सेल आ गई, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दो टाइप की होती है, दोनों का काम है एंटीबॉडी का निर्माण करना। मोनोसाइट का काम है फॉरेन पैथोजन को मारना। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से यही मारेंगे, इसलिए इसको मेन स्कैवेंजर कहते हैं, मुख्य सफाई कर्मी कहते हैं। ग्रेन्युलोसाइट में तीन सेल बड़ी, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। इसका काम क्या है? इसका काम भी फॉरेन पैथोजन को मारना है। इसका काम इन्फेक्शन में है ना, इन्फेक्शन में जब इन्फ्लामेशन की कंडीशन होगी, हिपेरिन हिस्टामिन सीक्रेट करेगी बेसोफिल। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें पूछी जाती है नीट में। ठीक है, तो ये अपन ने क्या पढ़ी है? ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी पूरी पढ़ ली है। ठीक बात है। हाँ, अगर मैं बोलूं इनका नंबर कितना होता है, तो इनका नंबर होता है 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब एरिया में, है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में ये 6000 से 8000 मिलती है। जनरली ये इतनी है, जबकि 1 मिलीमीटर क्यूब में आरबीसी कितनी मिल रही थी? 55 लाख, 50 लाख, और ये बेचारी 6000 से 8000। आगे बात समझ में। लेकिन काम उसका भी इंपॉर्टेंट है, काम इसका भी इंपॉर्टेंट। हमारे शरीर का पूरा प्रतिरक्षा तंत्र इन्होंने संभाला हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरी सेल्स कंप्लीट हो गई, जो कि है ल्यूकोसाइट। आप यहीं पोज करो और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है यहीं लिख लो। ठीक बात है। हाँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। नंबर थर्ड जो सेल है थ्रोम्बोसाइट, इन्हें हम प्यार से प्लेटलेट भी बोलते हैं। थर्ड सेल है थ्रोम्बोसाइट, जिन्हें प्लेटलेट भी बोलते हैं। क्या काम करती हैं प्लेटलेट्स? आज बहुत ज्यादा बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो नॉइज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस टाइम पे उनको मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ, ये उनका प्राइम टाइम है खेलने।
और मेरा जो जहां से मैं शूट कर रहा हूँ ये बिल्कुल बाहर वाला रूम है। कोशिश करेंगे इसको नॉइस कैंसिलेशन में हटाएं, पर फिर भी अगर थोड़ा बहुत आ रहा है तो आप ये सोच के कि आप जहाँ पढ़ रहे हो, जिस क्लास में, स्कूल में भी पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, आसपास से थोड़े से बच्चे आवाज कर रहे हैं तो चल जाएगा। तो वही समझ के इनको थोड़ा सा सहन कर लो। हम जो टाइमिंग रखेंगे नेक्स्ट वीडियो की वो थोड़ी सी डिफरेंट रख लेंगे ताकि ये वाला नॉइज आपको ना आए, है ना। तो प्लेटलेट्स अब ये हमें मिलेंगी 1.5 लाख से 4 लाख। एक एवरेज मैन में 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स होती हैं। अगर इनका काउंट कम हो जाए तो फिर दिक्कत है, ठीक है। मेन इनका मुख्य कार्य क्या है प्लेटलेट सेल का, ये ब्लड क्लोटिंग में काम आएंगे। ब्लड क्लोटिंग मतलब रक्त का थक्का जमना। ये ऐसे फैक्टर रिलीज करती हैं जिनकी वजह से, जैसे क्या हो रहा है, सपोज करो ये यहाँ पर हमारे ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में से ब्लड बह रहा है। अब यहाँ पर एक कट लग जाए, ये कट लग गया, यहाँ पर चोट लग गई, तो सारा का सारा ये जो ब्लड है ये ब्लड बाहर आने लगेगा, बाहर आने लगेगा। लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये जो ब्लड बाहर आ रहा है ये धीरे धीरे कम हो गया और एट दी एंड ये रुक गया। आपके जस्ट आपका ब्लड टेस्ट होता है तो डॉक्टर ऐसे घुसाता है, और टेस्ट करने वाला इंजेक्शन सीरीज बाहर निकालता है, उसमें ब्लड होता है और आपको एक छोटी सी कॉटन देता है कि यहाँ लगा के बैठ जाओ, ऐसे करके ऐसे पकड़ लो, ये यहाँ से निकाला तो ऐसे पकड़ लो। आप देखते हो कि 1 मिनट बाद ही ब्लड आना बंद हो जाता है। तो उसमें कोई मेडिसिन थोड़ी ना है, क्या हुआ, इन प्लेटलेट सेल्स ने एक रिएक्शन होती है प्रॉपर ब्लड क्लोटिंग की, और रिएक्शन चलवाई है, और उस रिएक्शन की वजह से यहां पर एक इन सेल्स का एक जाल बन गया, ऐसे जाल बन गया। ये जो जाल बना है इसने इस ब्लड को इधर बाहर आने से रोक दिया है। इसी को हम बोलते हैं रक्त का थक्का जम जाना, मतलब एक क्लोट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसने यहाँ पर जैसे क्लोट कर दिया तो अब ये ब्लड यहाँ से बाहर आना बंद हो गया, बहना बंद हो गया। इतना बढ़िया सिस्टम है यार। अगर मान लो ये पाइप, एक पाइप जैसा मानो, तो ये फूट गया तो पानी वहां से बाहर आता रहता है। अगर यहाँ पर ये नहीं करता ऐसा काम कि ब्लड बाहर आता रहता, तो एक छोटा पंचर भी होता हमारे तो बॉडी से पूरा ब्लड बाहर आ जाता, है ना। और हमारी बॉडी में है ही क्या, 5 से 7 लीटर ब्लड ही तो है। टोटल ब्लड कितना है पूरी बॉडी में, 5 से 7 लीटर। तो अगर यहाँ से बाहर आ जाएगा तो मर जाएंगे हम, डेथ हो जाएगी हमारी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये प्लेटलेट सेल की वजह से ये ब्लड यहाँ पर थोड़ी देर बाद क्लोटिंग हो जाती है और ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है। धीरे धीरे वहां सेल डिवीजन होगी और ये जो हमारी चोट लगी है बढ़ जाएगी, यहाँ पर वापस सेल्स आ जाएंगी, वापस इसकी लाइनिंग हो जाएगी कवर, और ये ब्लड बाहर आना ऑटोमेटिक बंद हो ही जाता है ना। तो फिर जब अपने वो जिसको अपन बोलते हैं खुरन जम गया, है ना, तो अपन उसको पकड़ के अपने होती है ना, निकाल दो इसको जैसे तैसे बाहर, तो हम उसको बाहर निकाल देंगे। आप देखोगे व्हाइट व्हाइट नीचे मिलेगा, थोड़ी टाइम बाद वो प्रॉपर स्किन बन जाएगी, ठीक है। तो हमने ये ब्लड की तीनों टाइप की सेल्स पढ़ ली, हमने कंप्लीट ब्लड पढ़ लिया। अब अगली वीडियो में हम इस ब्लड के क्या पढ़ेंगे, ग्रुप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, जो आपने ए बी वगैरह पढ़े होंगे। अपन बहुत कॉन्सेप्चुअल उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं ब्लड ग्रुप के साथ।